हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विशाल जायसवाल आप सबका अपने YouTube चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मानता हूं कि सबसे पहले मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने इस वीडियो को अपलोड करने में जो समय लगा है। दोस्त, दिक्कत ये हो गई थी कि मुझे बुखार लंबा हो गया था, तो उस बुखार के कारण मैंने अपलोड नहीं कर पाया। मैं भी काफ़ी सोच रहा था यार कि वीडियो नहीं जा रहे हैं, दिक्कत हो। लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो 4 दिन बना, उसके बाद फिर से क्या हो गया। दोस्त, दिक्कत ये हो गई थी, लेकिन अब हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, थोड़ा सही हुए हैं। अब हम कोशिश करेंगे। अभी भी वादा आपसे नहीं कर सकते उतना पूरी तरह से, क्योंकि अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप अब ये वीडियो जो आपको रोज़ अब इसके बाद इसे आपको क्रम से वीडियो मिलते रहें और आप अपनी पठन पाठन की चीज़ें चलते रहें। दोस्त, मेरा आज आप सबको बता चुके हैं कि हम लोग प्रबोधन काल तक पढ़ चुके हैं। ठीक, हम आपको बताए थे कि प्रबोधन के बाद हम प्रबोधन से रिलेटेड जो चिंतक हैं, क्योंकि प्रबोधन के जो पक्ष था, अब प्रबोधन के बाद कुछ इसके आलोचक हुए हैं। उन सभी आलोचकों में एक सबसे प्रमुख आलोचक थे जिनका नाम था रूसो, जीन-क्विंसी रूसो, जो 1712 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था। 1718 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, 1778 ईस्वी में, सॉरी। तो ये 18वीं सदी के एक बड़े रेडिकल परिवर्तन। रेडिकल मीन्स क्या होता है दोस्तों? रेडिकल मीन्स होता है मूल परिवर्तनवादी। ऐसा व्यक्ति जो तत्कालीन समय में जो चीज़ें असंभव हो वो उस पर बात करे। जैसे कि आप अगर हम उदाहरण के रूप में समझे, वर्तमान समय में लिव इन रिलेशनशिप अर्थात शादी के पहले किसी महिला के साथ रहना हमारा समाज हमें अनुमति नहीं देता। लेकिन अगर हम इस पर काफ़ी विमुख होकर, एकदम मुखर होकर हम इस पर आवाज़ उठाएं, इस पक्ष को रखें, तो ये एक रेडिकल परिवर्तन की मांग होगी। जैसे ट्रांसजेंडर को लेकर अभी भी हमारे समाज में उतनी अनुमति नहीं है, तो ट्रांसजेंडर को लेकर अगर हम अपना आवाज़ को मुखर करें तो एक प्रकार का ये परिवर्तनवादी रेडिकल चेंजेस की बात किया जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्त, जिस समय पूरी दुनिया में राजतंत्र की, मतलब कि राजतंत्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। राजतंत्र का हर कोई राजतंत्र की बात करता था। तो और मध्य वर्ग आपको बता चुके हैं कि प्रबोधन काल में उन्होंने भी संवैधानिक राजतंत्र की बात की, कहीं प्रजातंत्र की बात नहीं की। लेकिन रूसो एक ऐसा चिंतक था जो तत्कालीन समय में प्रजातंत्र की बात करता था। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, प्लेटो जैसे लोग जो यूनानी सभ्यता के महान लोग थे, महान चिंतक हुआ करते थे, वह प्रजातंत्र को क्या मानते थे? मूर्खों का शासन मानते थे दोस्त। लेकिन उस समय भी ये ऐसे चिंतक, रूसो जैसे चिंतक, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने प्रजातंत्र की अवधारणाएं दी। समझ रहे हैं दोस्त? तो जिस समय अरस्तु जैसे लोग बोलते थे कि असमानता पर बल देते थे, वो असमानता को सही मानते थे। समझ रहे हैं ना? असमानता को सही मानते थे। रूसो असमानता पर चोट करता है, बोलता है प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। सूर्य का प्रकाश जब छन कर आता है, हर किसी के आंगन को उजियारा करता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करता कि यह जातिवाद, धर्म या फिर किसी के आधार पर, गोरे काले रंग भेद के आधार पर, या फिर ऊंच नीच, गरीब महिला, SC ST, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। बारिश होगा तो हर आंगन में बूंदें पड़ेंगी, सूर्य रोशनी आएगी, हर आंगन में रोशनी जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? मतलब कि हर सीजन, हर चीजें, जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, हम भी प्रकृति के संतान हैं, तो हम क्यों भेदभाव करते हैं? समझ रहे हैं ना? उस समय इन्होंने इस प्रकार की बातें की जो एक समाजवाद के नजदीक दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार की उन्होंने बात की। जैसे प्रबोधनकालीन चिंतक हम देखते हैं, प्रबोधनकालीन चिंतक में हम देखेंगे कि जो प्रबोधनकालीन चिंतक है वो तर्कवाद पर विशेष बल देते हैं। रूसो कहता है तर्कवाद नहीं भाई, बर्बरता पर बल देता है।
रूसो कहता कि जो भावावेश पर बल देता है, भावना पर बल देता है, वो कहता ना यार, कहता कि ये जो तर्क वाली बातें हैं ना, ये सब बेकार की बातें हैं, ये इंसान की मौलिकता को ख़त्म कर देती हैं, ये इंसान की जो मूल जो इंसानियत है वो ख़त्म कर देती है। हर बात बात पर तर्क करोगे, हर बात बात पर सोचोगे, अगर पिता का सम्मान करना है तो सोचोगे, उस पर तर्क करोगे, मतलब कि हर छोटी से छोटी बात पर अगर आप तर्क करोगे तो आपकी जो जीवन उत्पत्ति हुई है उसकी मौलिकता ही खत्म हो जाएगी, मूल धारणा ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कहना है रूसो का। तो रूसो कहता है, रूसो के दर्शन में सबसे प्रमुख बात यह दिखती है, वह सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता, वह जो है सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता, तर्कवाद के विरुद्ध भावावेश, भावनाओं पर, और मस्तिष्क के विरुद्ध हृदय का विद्रोह था। वह कहता है दिल का नहीं भाई, वो सीधा सीधा बोलता है दिल का नहीं दिमाग का सुनो, समझ रहे हो ना। वो कहता दिल से याद नहीं, सॉरी, उन्होंने बोला कि दिमाग का नहीं दिल का सुनो, हर समय यहां से आवाज आनी चाहिए। अब अगर हम आपको उदाहरण से समझाएं तो आपको ये चीज, आप सभी चीज मानेंगे नहीं मानेंगे। इस मोबाइल में ना, हर किसी के मोबाइल में, हर किसी नवयुवक के मोबाइल, या फिर कोई भी शख्स हो, गर्ल्स हो, लेडीज हो, बॉयज हो, हर किसी के मोबाइल में एक नंबर जरूर ऐसा होता है जो न कभी डायल किया जाता है न कभी डिलीट होता है, मानते ना। तो रूसो कहता है लेकिन अब रूसो क्या कहेगा, भाई फोन लगा ले, अपना परिवार है, प्यार करता है उससे, लव करता है, फोन कर ले। दिमाग बोलेगा नहीं बेटा फोन नहीं लगाना, दिमाग एटीट्यूड लाएगा तुम्हारे अंदर। रूसो बोलेगा लगा लेना यार, ये कहेगा नहीं अपने एटीट्यूड में, ये बोलेगा लगा ले, बोलेगा नहीं। मतलब ये समझ लो रूसो है, ये बोलो ये है प्रबोधन, ये है दिल, ये है दिमाग। दिमाग क्या है? प्रबोधन। दिल क्या है? दिल है रूसो। रूसो प्रेस कर रहा है कि कॉल कर ले, लेकिन ये बोलेगा नहीं करेगा। यही फिर लास्ट में ही रूसो बोल देगा तुझसे अच्छा तो तू लोग सब है, पढ़ा लिखा है, लेकिन तुझसे बढ़िया तो बर्बर लोग हैं। बर्बर का यहां पर बर्बर का अर्थ ये सीधा सा है कि बर्बर जो मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्यादा तर्कवादी बातें नहीं करते हैं, नॉर्मल पर्सन है, वो ज्यादा सोचते नहीं है। अभी तुम देखोगे जो नॉर्मल पर्सन रहेगा ना, उसके अंदर कूट की भावनाएं भरी रहती हैं। वो देखेगा, थोड़ा सा देखेगा अपनी माँ के आंखों में आंसू, वो सीधा गिर पड़ेगा, वो पिघल जाएगा। कोई भी इंसान कष्ट में रहेगा पिघल जाएगा, और तर्क वाला इंसान रहेगा तो सोचता रहेगा आखिर इसने ये ऐसा गाड़ी क्यों चला रहा था। अरे भाई पहले गाड़ी क्यों तेज चला रहा था, क्यों गिरा, इस डजंट मैटर। इस फर्स्ट मैटर ये है कि वो बंदा दर्द से तड़प रहा है, पहले उसको अस्पताल पहुंचाओ। तुम्हारे अंदर ये भावना आनी चाहिए। लेकिन जो तर्क वाले लोग होंगे, जो तर्कवादी सोच रहेगा, हर समय भावनाएं उनकी मर चुकी रहेंगी, वो सोचेंगे गाड़ी तेज चला रहा गिरेगा ही। अरे भाई बाद में सोच लेना, गाड़ी तेज चला बाद में डांट लेना ना, सिंपल सी बात है। इसलिए रूसो कहता है कि ये सब लोग अच्छे नहीं होते, ये सब लोग हर समय तर्कवादी बातें करते हैं, इनके अंदर भावनाएं नहीं रहती हैं, ये इनसे बढ़िया बर्बर लोग होते हैं। ये प्रबोधनकालीन चिंतकों को सीधा सीधा आलोचना करता है। समझ रहे हैं ना आप। ये है इनकी सभ्यता, ये कि ये सभ्यता के बजाय बर्बरता पर बल देता है, ये मस्तिष्क के बजाय दिल पर, बस हृदय पर बल देता है, ये मस्तिष्क के बजाय, और ये तर्क के बजाय भाव पर बल देता है, भावनाओं पर बल देता है। इसीलिए रूसो को इस काल का 18वीं सदी का स्वच्छंदतावाद का जनक कहा जाता है। रोमांटिज्म का जनक किसे कहा जाता है? स्वच्छंदतावाद का जनक रूसो को कहा जाता है। समझ रहे हैं ना आप। तो फिर रूसो का एक दूसरा सिद्धांत कहता है, रूसो कहता है कि सारा मनुष्य जो है ना स्वतंत्र है, कि मनुष्य पृथ्वी पर जन्म जरूर लिया है, मनुष्य जो है पृथ्वी पर जन्म जरूर लिया है, लेकिन उसको चारों तरफ से जंजीरों से जकड़ लिया गया है। वो तमाम उसको कोई काम करना है, कुछ सोचना है, मतलब कि अब वो जा रहा है, उसको कोई कहीं डांस करने का मन कर रहा है, उसके पैर बंधे हुए। क्यों बंधे हैं? 4 लोग देखेंगे क्या कहेंगे, घूमो रहे हो,
यहाँ पर तुम डांस करोगे, यहाँ खाओगे, इतना खाओगे। मतलब हर समय आपके दिमाग में कहीं न कहीं समाज के 4 लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में ये सारी बातें इतनी ज़्यादा भर जाएंगी कि आप खुद ना सोच पाएंगे आखिर आप हैं कौन, आपकी मूल क्या है, आपकी मौलिकता क्या है, आप आखिर जन्म क्यों लिए हैं, ये सब भूल जाते हैं। तो ये रूसो कहता है भाई प्रकृति की गोद में लेट जाओ, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति पर बल देता है, बोलता है ये संसार जिस प्रकार प्रकृति को जब आप बताओ, चिड़िया को जब चहचहाना होता है चहचहा लेती है, जब उस बारिश जब भी होना हो तो किसी को रोकने से नहीं रुकती है, बारिश होगी, उसको किसी का कोई जंजीर नहीं जकड़ी है कि अब चिड़िया है, अब उसको गुटुरगु कर रहा है अपने प्रेमिका के साथ, आराम से बैठकर अपने अंधेरी रात में आराम से काम होगा बढ़िया। लेकिन हम लोग 4 समाज, मतलब हर चीज में हमें सोचना पड़ेगा ये क्या चीज है, ये सीधा सा हम सभ्यता के विरुद्ध है ना। तो हमें ये रूसो कहता है हम स्वतंत्र, जरूर हमें दिखाई पड़ता है कि हम स्वतंत्र है, लेकिन हम भाई पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, हमें जंजीरों के जकड़े हैं। हर बात पर बोलेंगे 4 लोग क्या कहेंगे, हमें समझ में नहीं आया सलाह आता कि 4 लोग है कौन, ये 4 लोग है कौन जो आ जाते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, हमें आज तो दिखा भी नहीं 4 लोग क्या है। तो ये है रूसो कहता है नहीं भाई प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति पर बल दो। तो ये जब प्रकृति पर बल दोगे, प्रकृति जिस प्रकार प्रकृति का संचालन होता है, कोई वहां पर ऊंच नीच नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई विशेषाधिकार विहीन नहीं है, कोई विशेषाधिकार पर्सन नहीं है, तो प्रकृति के समान असमानता नहीं है, वहां पर समानता एकदम पूरे तरीके से है। इस तरीके से रूसो कहता है प्रकृति की तरफ लौटो। दूसरा उसका सबसे इंपॉर्टेंट वो बताता है राज्य की आखिर उत्पत्ति कैसे होती है। राज्य की उत्पत्ति दोस्त ये बताता है, अगर हम आपको बताना चाहें कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत उसने दिया है रूसो ने, देखो पहले जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत रूसो ने दिया है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के तहत रूसो ने कहता है कि जो पहले था क्या, कोई समाज में कृषि नहीं हुआ करती थी ना। पहले जब कृषि नहीं था, जब कृषि नहीं था, लोगों के पास संसाधन नहीं थे, लोगों के पास संसाधन नहीं थे, लोगों के पास संसाधन नहीं थे, लोगों को असुरक्षा की भावना नहीं थी, लोगों को असुरक्षा की भावना नहीं थी, असुरक्षा की भावना नहीं थी, लोगों को असुरक्षा की भावना नहीं थी। देखो दोस्त, जब तुम्हारे पास, तुम्हें असुरक्षा तभी महसूस होगा जब तुम्हारे पास धन होगा, रुपया होगा। इसीलिए तो कार्ल मार्क्स याद करिए, वो बोलता है वो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब मजदूर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसको किसी प्रकार की असुरक्षा का दिक्कत नहीं है। हम लड़ेंगे, कोई हमारे पास हमारा लेके क्या जाओगे, मेरे पास कुछ नहीं है ना। उसी प्रकार से जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता है, ओके, जब वो कृषि नहीं था, लोगों के पास संसाधन नहीं थे, उसके पास कोई ऐसा भंडारण नहीं था कि जिसकी वो सुरक्षा करे, तो राज्य की उत्पत्ति की कोई बात नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास कृषि प्रणाली की उत्पत्ति होती है, जब किसी प्रणाली की उत्पत्ति होती है तो लोगों के पास उपज का अधिक भंडारण हो जाता है, लोगों के पास धन हो जाता है, लोगों के पास संपत्ति हो जाती है, लोगों के अंदर असुरक्षा की भावनाएं बढ़ जाती हैं। अब लोग असुरक्षा महसूस करने लगे, कहीं हमारा सामान चोरी ना हो जाए, कहीं हमारा सामान कोई ले ना ले, ये समान तरीके की दिक्कतें जो प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसी से रूसो ने ये निकाला, क्या निकाला, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। उन्होंने बोला कि ये जो कृषि प्रणाली है, जब लोगों के पास जो संसाधन है, अभी सभी लोग क्या किए, अब जैसे मान लो ये किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर सभी लोग अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता इस व्यक्ति को दे दिए। बदले में ना सब लोग इसको दे दिए, अपना
अब सब लोग इसको कर देंगे, सब लोग इसको, अब इसकी बातें, यहाँ जो कानून बनेगा सबको इसको फॉलो होगा। तो इसी के जरिए राज्य की उत्पत्ति, अब इनका कर्तव्य है कि ये राज्य के लोगों की सुरक्षा करें, राज्य के लोगों की सुरक्षा करें, राज्य के लोगों की सुरक्षा करें। यहीं से होता है राज्य की उत्पत्ति रूसों के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं ना, राज्य की उत्पत्ति यहीं से होती है। अब राज्य की उत्पत्ति हो जाती है, राज्य तो बन गया, लेकिन अब राज्य चलेगा कैसे, राज्य के जो कानून होंगे ये कैसे होंगे। तो इन सब बातों पर रूसों का एक बहुत रेडिकल, बड़े अच्छे प्रकार की, रूसों का जो सबसे फेमस है समान इच्छा का सिद्धांत। दोस्त, समान इच्छा का सिद्धांत क्या है, हम इसको अगर बताना चाहें तो समान इच्छा का सिद्धांत सीधा सा है दोस्त, कि जब जैसे हर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी दो इच्छाएं होती हैं। पहला इच्छा होता है वैयक्तिक इच्छा होती है, स्वार्थ होता है, जैसे कि आज यार ये खाना है, आज ये खाना है, आज उसके साथ घूमने जाना है, आज डांस करना है, ये करना, ये सारी जो बातें हैं, आज अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करना है, अपनी शादी करनी है। तो हर समाज में, हर समुदाय में, हर व्यक्ति की दो इच्छाएं होती हैं, जिसे पहला इच्छा कहता है उत्कृष्ट इच्छा, दूसरी इच्छा होती है निकृष्ट इच्छा। जो दूसरी इच्छा होती है वह व्यक्तिगत इच्छा होती है, स्वार्थपरक होती है, कि हमें अपना काम करना है, इंसान अपने ऊपर सोचता है, अपने लिए काम करता है। लेकिन उसकी दूसरी इच्छा जरूर होती है जो समाज कल्याण के लिए होती है। समझ रहे हैं ना, समाज कल्याण के लिए होती है, क्योंकि इंसान जब अपना सोच लेता है तो वो सोचता है कि कोई ऐसा काम हो जो पूरे समाज का अच्छा, समाज के लिए अच्छा हो। समझ रहे हैं ना, पूरे समाज के लिए अच्छा हो, ऐसा काम हो। तो उसने रूसों ने कहा हर व्यक्ति के अंदर दो इच्छाएं होती हैं, व्यक्तिगत इच्छा से कोई मतलब नहीं अपन से, हमें दूसरी इच्छा से मतलब है। सभी व्यक्तियों के समान इच्छा, सभी व्यक्तियों को जो उत्कृष्ट इच्छा का औसत ही समान इच्छा है। जैसे समाज में 10 लोग हैं, 10 लोग इस समाज में रहते हैं, 10 लोग की एक कल्याणकारी जो इच्छाएं हैं कि कोई चाहता है कि यहाँ पर खूब बढ़िया सा तालाब उलाब होना चाहिए, खूब बढ़िया सा यहाँ पर सुंदरीकरण होना चाहिए, कोई चाहता है कि यहाँ पर महिलाओं का लिए एक टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, कोई चाहता है कि महिलाओं के लिए स्कूल अच्छे होने चाहिए, कोई चाहता है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। जो ये सारे विचार हैं, ये सामुदायिक विचार हैं। ये अब इन सब का जब सभी लोग सारे विचारों का औसत ले लोगे, इन सारे विचारों का महत्तम समापवर्तक ले लोगे जब इन सारे बातों को, तो यही जब इन्हीं आधारों पर राज्य जो कानून बनाएगा वही कहेगा समान इच्छा का सिद्धांत का कानून। अब समान इच्छा का मतलब ये पूरे जनता के द्वारा बनाया गया कानून है। पूरी जनता ने इसको कानून बनाया है, क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है, इस सिद्धांत को राजन को दिया है। अब राजा इसको बिल के जरिए, कानून के जरिए पास करवा के उस पर लागू कर देगा। समझ रहे ना, ये है समान इच्छा का सिद्धांत। ठीक दोस्त, पहले हम लोग, अगर आप चाहो तो पहले हम इतना लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं प्रजातंत्र का जनक, समाजवाद का, उसके समान इच्छा के सिद्धांत में निरंकुशवाद का जनक कहाँ दिखाई पड़ता है, कैसे दिखता है, राष्ट्रवाद कहाँ दिखता है, इस पर हम फिर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ठीक दोस्त, लिखिए आप लोग, रूसो, हेडिंग डालिए, रूसो को आप ऊपर लिख लीजिए, जीन जिंगैक्विस रूसो, जीन जैक्विस रूसो, हेडिंग डाल लीजिए, जीन जैक्विस रूसो, जीन जैक्विस रूसो का हेडिंग डालिए, लिखिए। रूसो 18वीं सदी का एक रेडिकल चिंतक था। रूसो 18वीं सदी का एक रेडिकल चिंतक था, जिसे मूल परिवर्तनवादी, रेडिकल में आप बोले ना, मूल परिवर्तनवादी, जो मतलब कि अपने समय से आगे की बात करे ना, अपने समय से आगे की बात करे, जो उस समय संभव न हो। जैसे कि आपको मैंने बताया कि उस समय प्रजातंत्र की कोई बात नहीं करता था, कोई अगर मध्य वर्ग ने बात भी शुरू किया तो संवैधानिक राजतंत्र की बात की, कोई समानता पर कोई बल नहीं देता था।
अरस्तु जैसे लोग, महान चिंतक भी असमानता पर बल देते थे। बोलते थे कि समाज में असमानता होनी चाहिए, कुछ लोगों को ही पढ़ना चाहिए, कुछ लोगों को ही शिक्षित होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। प्लेटो जैसे लोग कहते हैं कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। उस समय ऐसा व्यक्ति बोल रहा है प्रजातंत्र, समाजवाद, समानता, ऐसी बातें करना, नया बातें करना। तो इस प्रकार से तो उन्होंने उसको रेडिकल चिंतक कहते हैं, मूल परिवर्तनवादी। वह प्रबोधन के युग में, तो प्रबोधन के युग से जुड़े होने के बाद भी प्रबोधन के कुछ स्थापित विचारों को चुनौती दे रहा था। उसके विचार उसके युग के आगे के थे, उसके युग के आगे के थे। उसे 18वीं सदी का कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है। 18वीं सदी का कार्ल मार्क्स पता है ना। कार्ल मार्क्स लगभग 1912 और ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। वो कार्ल मार्क्स का शायद नहीं, 1912 नहीं, 1800 कुछ में यार, सॉरी। तो 19वीं सदी का कार्ल मार्क्स था और ये 18वीं सदी का कार्ल मार्क्स ये था। रूसो को माना जाता है। अब हेडिंग डालिए, अपने काल के चिंतकों से रूसो की भिन्नता। अपने काल के चिंतकों से रूसो की भिन्नता, मतलब जो समय हेगल थे, हॉब्स थे, जॉन लॉक थे, इमैनुअल कांट थे। अब इन लोगों से किस प्रकार से रूसो अलग था, इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए। जहां अन्य प्रबुद्ध चिंतक तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति की बात करते, वहीं रूसो भावावेश, इमोशन की बात करता। वहीं रूसो भावावेश, इमोशन की बात करता। जहां अन्य प्रबुद्ध चिंतक सैद्धांतिक राजतंत्र की बात करते, वहीं रूसो प्रजातंत्र की बात करता। जहां अन्य प्रबुद्ध चिंतक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते, वहीं रूसो प्रजातंत्र पर बल देता। जहां अन्य प्रबुद्ध चिंतक सभ्यता को प्रगति मानते, वहीं रूसो सभ्यता को प्रगतिहीन मानते हुए बर्बरता पर बल देता। आपको हम बता चुके हैं ना कि वो सभ्यता पर बल क्यों नहीं देता, बर्बरता पर बल देता है। आपको हम उदाहरण दे चुके हैं। जो सभ्य लोग होते हैं ना, ज्यादा सोचते हैं भाई, हर बात पर तर्क करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे। तो ज्यादा दिमाग लगाओगे तो भावनाएं नहीं निकल पाएंगी आपके अंदर से, वो फीलिंग नहीं आएगी किसी के प्रति। तो इसीलिए वो बोलता है कि बर्बर इंसान रहेगा, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं रहेगा, ज्यादा अगर उसकी जो मानसिकता अदूषित रहेगी ना। वो दिखने में तो सही नहीं लगेगा, लेकिन उसकी मानसिक चीज जो अदूषित रहेगी, उसके अंदर भावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। वो इंसानियत को समझेगा। समझ रहे हैं ना आप। तो वो कहते हैं बर्बरता पर बल देना। ठीक। अब आपको हम बताएं, रूसो को स्वच्छंदतावाद का जनक कहा जाता है, रोमांटिज्म का। ये किस लिए कहा जाता है, ये भी लिख लीजिए। रूसो को निम्न कारणों से स्वच्छंदतावाद का जनक कहा जाता है, रोमांटिज्म का जनक कहा जाता है। रूसो ने तर्कवाद की पद्धति को अस्वीकार करते हुए भावावेश पर बल दिया। भावावेश मतलब भावनाओं पर। रूसो ने तर्कवाद की पद्धति को अस्वीकार करते हुए भावावेश पर बल दिया। उसने सभ्यता और वैज्ञानिक पद्धति को प्रगतिहीन मानते हुए बर्बरता पर बल दिया। रूसो ने मानव स्वतंत्रता पर बल देते हुए यह घोषित किया कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसलिए उसे प्रकृति की तरफ लौटने का नारा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि प्रकृति के निकट रहकर ही अनियंत्रित स्वतंत्रता का उपभोग किया जा सकता है। अनियंत्रित स्वतंत्रता का उपभोग किया जा सकता है। अनियंत्रित स्वतंत्रता का उपभोग किया जाता है। अब नीचे हेड डालिए, रूसो प्रजातंत्र का जनक है।
रूसो प्रजातंत्र का जनक, रूसो को प्रजातंत्र का जनक भी कहा जाता है। जहां प्रबोधन काल के अन्य चिंतक व्यक्ति के अधिकार की बात करते, वहीं रूसो व्यक्ति के अधिकार को समुदाय के संदर्भ में देखता, व्यक्ति के अधिकार को समुदाय के संदर्भ में देखता। रूसो के विचारों में निम्नलिखित रूप से प्रजातंत्र के तत्व दिखाई पड़ते हैं। निम्नलिखित रूप से प्रजातंत्र के तत्व दिखाई पड़ते हैं। पहला, रूसो की समान इच्छा की अवधारणा। रूसो की समान इच्छा की अवधारणा, आपको हम बता चुके रूसो की समान इच्छा की अवधारणा क्या था, तो ना रूसो के अब वही है, रूसो का समान इच्छा का अवधारणा मतलब सभी लोग जो मिलकर औसत इच्छाओं का कानून। प्रजातंत्र क्या होता है? प्रजातंत्र अगर स्विट्जरलैंड की प्रजातंत्र की बात करें कि सभी लोग वहां के जो सभी जनता है वो बताती है वहां की सरकारों को कि किस प्रकार से कानून बनना चाहिए। तो और भारत के संदर्भ में क्या जाता है? भारत के संदर्भ में यहाँ की जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बताती है किस प्रकार से हमारी समान इच्छा है, हमारी इच्छाएं किस प्रकार से कानून बननी चाहिए, किस प्रकार कानून नहीं बनना चाहिए। कि भारत जैसे इतनी विशाल जनसंख्या में जनता डायरेक्ट नहीं बता सकती है राजन को, प्रधानमंत्री जी को कि ऐसा कानून चाहिए, वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संसद में बुलवाती है ऐसा कानून बनाना चाहिए। ठीक वही समान इच्छा के जरिए, सभी लोग का औसत इच्छा के जरिए वहां पर जब कानून बनाया जाता है तो वही चीज वो तो प्रजातंत्र के नजदीक दिखाई पड़ता है। ओके, रूसों के समान इच्छा की अवधारणा प्रजातंत्र के निकट दिखाई पड़ता है। रूसों का मानना है कि समान इच्छा समुदाय के सभी सदस्यों की औसत इच्छा है। औसत इच्छा है। और संप्रभुता उसी औसत इच्छा में निहित होती है। संप्रभुता उसी औसत इच्छा में निहित होती है। उसके विचार हम में से सभी में एक उत्कृष्ट कल्याणकारी इच्छा होती है। उसके विचार में हम में से सभी में एक उत्कृष्ट कल्याणकारी इच्छा होती है और उन्हीं इच्छाओं का कुल योग समान इच्छा कहलाती है। उन्हीं इच्छाओं का कुल योग समान इच्छा कहलाती है। इसी से सरकार को शक्ति मिलती है। इसी से सरकार को शक्ति मिलती है, शक्ति व अधिकार मिलती है। इसलिए इसमें संप्रभु शक्ति निहित होती है। समझ रहे हैं ना पूरी कहानी? दूसरा हेडिंग डालिए, रूसो के अनुसार समुदाय के सभी सदस्य, रूसो के अनुसार समुदाय के सभी सदस्य यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत अधिकार समुदाय को अर्पित कर दें। समुदाय को अर्पित कर दें। एक तरफ वे अपने व्यक्तिगत अधिकार समुदाय को अर्पित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ समुदाय के एक सदस्य होने के नाते वह शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार उस समुदाय में हुए एक ही साथ नीति निर्धारक और नीति का पालन करने वाला स्वामी तथा सेवक दोनों बन जाते हैं। इस प्रकार वे एक साथ नीति निर्धारक तथा नीति पालन करने वाला अर्थात स्वामी तथा सेवक दोनों बन जाते हैं। रूसो कहता है ना, रूसो कहता कि जो अपना अधिकार है, जो कहता कि अब भाई इस समुदाय में मान लो 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कहता है भाई इस समुदाय के सभी लोग हैं, 10 लोग हैं, ये 10 लोग का जो अपना व्यक्तिगत अधिकार है इस समुदाय को दे दें। जब ये सब लोग अपना व्यक्तिगत अधिकार समुदाय के दे दिए, ये इनको दे दिए, मतलब अब ये सारे लोग, हर कोई व्यक्ति 9 लोगों को अधिकार का ले रहा है ना, हर कोई व्यक्ति 9 लोग ले रहा है। मतलब ये एक अपना अधिकार दे रहे हैं, दूसरे का अधिकार ले रहे हैं, ये अपना अधिकार दे रहा है, दूसरे का अधिकार ले रहे हैं। और मतलब और इसी में से, और यही मतलब एक साथ ये शासन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक तरफ ये शासित भी हो रहे हैं।
समझ रहे हैं ना, मतलब ये अपना अधिकार सौंपेंगे लेकिन उसी समुदाय का सदस्य होने के नाते वे दूसरे के अधिकार का सेवन भी करेंगे ना, उपभोग भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सभी लोगों के आपसी अधिकार एक दूसरे से मिले जुले हैं और आपसी सहमति के अनुसार से काम चलता रहेगा। तो ये भी उनका प्रजातंत्र के नजदीक दिखाई पड़ता है। उस काल में प्रजातंत्र की अवधारणा रखना अपने आप में एक बड़ा कदम था, क्योंकि प्लेटो के काल से ही महत्वपूर्ण चिंतक प्रजातंत्र को अविश्वास की दृष्टि से देख रहे थे। प्लेटो ने यह घोषित किया था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, इसलिए रूसो को अपने काल का रेडिकल चिंतक कहा जाता है, अपने युग का एक रेडिकल चिंतक कहा जाता है। ठीक, अब आप लोग हेडिंग डालिए, आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक। ठीक, रूसो के विचारों से आधुनिक राष्ट्रवाद से भी समर्थन मिलता है। आधुनिक राष्ट्रवाद से भी समर्थन मिलता है। इसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन आना होगा तो ऐसे आएगा कि क्या आप सहमत है कि रूसो के विचारों में राष्ट्रवाद, समाजवाद, प्रजातंत्र, निरंकुशतावाद के तत्व दिखाई पड़ते हैं? तब आप उसको लिखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे दिखाई पड़ते हैं हमें। जहां अन्य प्रबुद्ध चिंतक व्यक्ति की अधिकारों की बात करते, वहीं रूसो ने समुदाय की शक्ति पर बल दिया। वहीं रूसो ने समुदाय की शक्ति पर बल दिया। वस्तुतः समुदाय की शक्ति की अवधारणा से ही राष्ट्र की शक्ति की अवधारणा विकसित हुई। समुदाय की शक्ति की अवधारणा से ही राष्ट्र की शक्ति की अवधारणा विकसित हुई। रूसो से पूर्व राष्ट्र की पहचान राजतंत्र के रूप में हुआ करती थी। राजतंत्र के रूप में हुआ करती थी और राजा ही अपने आप को राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में मानता था। फ्रांस के शासक लुई 14वें ने घोषित किया कि मैं ही राज्य हूं, परंतु रूसो ने समान इच्छा की अवधारणा देकर नागरिक राष्ट्र की अवधारणा विकसित की, अर्थात राष्ट्र की शक्ति राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित है। समान इच्छा के सिद्धांत में तो यही है कि सभी लोग औसत इच्छा के अनुसार कानून बनेंगे। अगर ऐसा बिल राजन पास नहीं करता है तो उसको सत्ता हटा दिया जाएगा। शक्ति किस में है? औसत इच्छा में है। ओके, अब नीचे हिडली समाजवाद का जनक। रूसो को समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। एक समय था जब अरस्तु जैसे चिंतक सामाजिक विषमता को न्यायोचित नहीं मानते, कहते कि राज्य में सभी लोग नागरिक नहीं होते हैं, बल्कि केवल शिक्षित लोग ही नागरिक होते हैं और शिक्षा उन्हें ही सुलभ होती है जिनके पास धन और अवकाश होता है। अब सोचो ये कितनी बड़ी बात है। उस समय यह समानता पर इतना बड़ा बल देते कि जिनके पास पैसा है, अवकाश है, छुट्टी है, वही नागरिक हैं। वाह। परंतु आगे के ईसाई संतों ने घोषित किया कि सभी लोग समान हैं क्योंकि सभी ईश्वर के संतान हैं। वहीं रूसो ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि सभी लोग समान हैं क्योंकि प्रकृति के संतान हैं। ओके, प्रकृति के संतान हैं। अब रूसो का जो एक अगला सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है,
अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्रजातंत्र के जनक क्या था ये समझ लिए, कैसे किस प्रकार से उन्होंने समान इच्छा सिद्धांत में उसकी किस प्रकार से उन्होंने असमानता पर चोट किया, समाजवाद पढ़ लिए, किस प्रकार उन्हें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बात न करके पूरे समुदाय की स्वतंत्रता की बात की, वह राष्ट्रवाद हो गया। अब हम पढ़ेंगे निरंकुशतावाद। देखो रूसो के जो समान इच्छा का सिद्धांत है ना, रूसो का जो समान इच्छा का सिद्धांत है, रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत में हमें निरंकुशतावाद का भी तत्व दिखाई पड़ता है। निरंकुशतावाद के दिखाई, तो रूसो कहता है ना कि जब कभी उस समाज में उत्कृष्ट इच्छा, आपको बताया कि हर व्यक्ति की दो इच्छाएं होती हैं, एक निकृष्ट इच्छा, एक उत्कृष्ट इच्छा। उत्कृष्ट इच्छा मतलब कल्याणकारी इच्छा, निकृष्ट इच्छा मतलब स्वार्थी परक इच्छा, व्यक्तिक इच्छा। तो जब वो बोलता है कि जब किसी समाज में उत्कृष्ट इच्छा को रखने वाले समुदाय के सभी लोग उस काबिल न हो, तो किसी एक व्यक्ति की इच्छा ही समान इच्छा होती है। जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग अपना औसत इच्छा, वो अपना इच्छा बता नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कि क्या उसे अभी बहुत गरीब दुखिया लोग रहे हैं, पढ़े लिखे एकदम से न रहे, थोड़ा भी समझदारी न रहे, उनसे बोले भाई समान इच्छा, कैसा समान इच्छा का हो था समान इच्छा, कहीं नहीं बताओ तुम्हारे तुम मतलब कि तुम समाज के लिए क्या चाहते हो, तुम्हारा कल्याण कैसे, समाज में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पता ना क्या बट हम नहीं जानते, हमसे ना पूछो। अभी ऐसे लोग बहुत सुन मिलेंगे, तुम्हें हजारों लोग मिलेंगे, लाखों लोग मिल जाएंगे। तो वही रूसो कहता है, रूसो कहने का मतलब ये नहीं था। अब रूसो कहता है भाई अगर ऐसे जगह ये चीज लोग मिल जाए तो क्या करेंगे, अब तो भाई दिक्कत हो गई। तो रूसो कहता है कि जब इस प्रकार के लोग मिल जाए तो किसी एक व्यक्ति की इच्छा, समान इच्छा ही औसत इच्छा मानी जाएगी। तो आगे चलकर रॉबेस्पियर साहब ने जो फ्रांस के राजा हुआ करते, ये रूसो को इसी सिद्धांत को मानकर इसी बोले कि भाई जनता नहीं जानती है कुछ, हम ही राजन हैं। तो इसी सिद्धांत को मानते हुए वो वहाँ पर भ्रष्टाचार चालू कर दिए, वहाँ पर खुद को राजा बन गए और पूरा दम वहाँ तहस नहस मचा दिए। बोले रूसो ने कहा, रूसो के सिद्धांत में ऐसा है। देखो भाई आपको बताया कि किसी भी चीज़ के लिए ना कोई व्यक्ति कभी जिम्मेदार नहीं होता। अगर रावण इतना बड़ा दुष्कर्मी साबित हुआ, क्या उसके लिए आप भगवान शिव को मानेंगे कि भगवान शिव शक्ति नहीं दी होते रावण इतना बड़ा कांडकारी नहीं बनता? भाई भगवान शिव इसलिए शक्ति नहीं दिए थे कि वो जाए गलत काम करे, वो तो देश कल्याण के लिए शक्ति दिए थे। अब कार्ल मार्क्स समाजवाद का जनक माना जाता है, उसने समाजवाद के लिए जो विचारें दी उसका जो महत्व था, अब स्टालिन महोदय ने उसका दुरुपयोग करके तहस नहस कर दिया, तो उसका जिम्मेदार कार्ल मार्क्स थोड़ी ना है। तो उसी प्रकार रॉबेस्पियर के इस हथकंडे के लिए, इस गलत कार्य के लिए रूसो बिल्कुल जिम्मेदार रहे। किसी व्यक्ति के कार्य के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है, समझ रहे हैं ना आप। तो उसी के तो रूसो यही समान इच्छा सिद्धांत में बोले, जब जो ये चीज बोले थे कि अगर वहां पर जनता इस काबिल ना हो कि वो अपनी औसत इच्छा बता सके, अपनी समान इच्छा बता सके, तो किसी एक व्यक्ति की समान इच्छा ही औसत इच्छा हो जाती है। तो एक व्यक्ति जो बोल दिए तो उसी का रॉबेस्पियर ने फायदा उठा लिया। तो वही यहीं से निरंकुशतावाद के तत्व दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा सा ठीक लिख लीजिए इसको आप। रूसो के समान इच्छा की अवधारणा में एक व्यक्ति की तानाशाही का बीज भी विद्यमान है, एक व्यक्ति की तानाशाही के बीच भी विद्यमान है। रूसो कहता है कि हमें सिर्फ 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, पहला उत्कृष्ट कल्याणकारी इच्छा, दूसरा निकृष्ट स्वार्थी इच्छा। निकृष्ट स्वार्थी इच्छा, फिर नीचे लिखिए, समान इच्छा समुदाय के सभी सदस्यों की उत्कृष्ट कल्याणकारी इच्छा का कुल योग होती है, परंतु जैसा कि रूसो को मानना था कि अगर समुदाय के अन्य सदस्य उत्कृष्ट कल्याणकारी इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं, उत्कृष्ट कल्याणकारी इच्छा को अभिव्यक्त करने में अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो एक व्यक्ति की उत्कृष्ट कल्याणकारी इच्छा भी समान इच्छा का रूप ले लेती है। आगे फ्रांस के
रॉबेस्पियर के नेता इस अवधारणा का फायदा उठाकर एक व्यक्ति का तानाशाही शासन स्थापित कर लिया। यह तानाशाही सरकार रूसो के नाम पर स्थापित की गई थी। ये था रूसो दोस्त, ये थे रूसो के सिद्धांत। रूसो कैसे कैसे बल देता था, किन किन बातों पर था। अगर आप लोग क्वेश्चन लिखना चाहें, एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्त, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। और अगर प्रैक्टिस करके जहां कहीं भी दिक्कत हो अगर इन सारी बातों में हमें आप मैसेज करिएगा। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसके लिए, फिर आगे क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। लिखिए, हृदय की पीड़ाओं पर मन की तर्क की अपेक्षा अधिक भरोसा किया जा सकता है। अधिक भरोसा किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा लिख लीजिए। रूसो के विचारों में राष्ट्रवाद, समाजवाद, प्रजातंत्र, निरंकुशतावाद, का तत्व दिखाई पड़ता है। तो इसको 200 शब्द में आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। आगे के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्त, ये था हमारा आज का लेक्चर रूसो। हमने रूसो को बेहतरीन तरीके से पढ़ा, लिखा, समझा। अब अगला हमारा जो लेक्चर होगा, हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस भी करने की कोशिश करेंगे और साथ में हम अपने अगले लेक्चर में अमेरिकी क्रांति को शुरू करने जा रहे हैं दोस्त। अमेरिकी क्रांति क्या हुई, कैसे, उसका गृह युद्ध, सारा कुछ, अमेरिकी संविधान, सब कुछ हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जल्द हम इसके बाद वाला कल ही अपलोड करें, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी, इसकी वजह से मैं आपसे फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाते रहिए दोस्त। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।